आशा करता हूँ कि आप सही हैं और अपने अपने घर में हैं, क्योंकि ठंडी का मौसम चल रहा है और इस समय में आपको घर में होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जितना हो सके घर में रहे। और मैं एमडी नवाब एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि सब कुशल मंगल होंगे। चलिए, कल कुछ दिक्कतों के कारण हमारा लाइव क्लास नहीं जुड़ पाया था, लेकिन क्या आज सही बच्चे उत्सुक हैं? हाँ मैं जवाब दीजिएगा। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं बहुत अच्छा लगा। चलिए, जो बच्चे जुड़े हुए हैं बहुत अच्छा लगा। हाय भैया जी, जय हिंद। आई एम दीपक। हाय भैया जी, बहुत अच्छा लगा। ऋषिका, दीपक, नमस्ते सर। विशाल, आदर्श, बहुत अच्छा लगा। साकिब भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए चलिए, सबके पास क्लियर आवाज़ जा रही है? बिल्कुल क्लियर आवाज़ जा रही है? एक बार कमेंट में बताएं मुझे, हाँ बताओ बोल करके। क्या सभी के पास क्लियर आवाज़ जा रही है मेरी? क्लियर आवाज़ जा रही है मेरी सभी के पास? चलिए, सही बच्चे ध्यान दें। कल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे हम लोग। रॉकी भाई भी आ गए हुए हैं, पीयूष भाई भी आ चुके हैं, प्रिंस भाई भी आ चुके हैं हमारे। हेलो, आकाश कुमार भी आ चुका है, आकाश भाई भी आ चुका है हमारा। चलिए, कल का थोड़ा सा हम शेड्यूल थोड़ा रिवर्स कर देते हैं कि कहाँ पे हमने छोड़ा था। प्रिंस शॉर्ट्स, ओहो प्रिंस शॉर्ट्स भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा प्रिंस कुमार भाई हमारे। चलिए, यानी कि हमारे पास बहुत सारे हैं। नौशाद भाई भी हैं, बिल्कुल सही, नौशाद भाई भी है हमारे पास। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। नाइन्थ क्लास का सपोर्ट मटेरियल कल थोड़ा सा हमारा रह गया था, तो ये तो सभी बच्चों ने देखा था। चलिए, आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर आज होगा। आज कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होगी। याद रखिएगा, वन्य समाज और उपनिवेशवाद के बारे में हमने कल बता दिया था, बिल्कुल सही। वृक्षों की बड़ी पैमाने पर कटाई हो रही थी, वनोन्मूलन का कारण बता दिया था मैंने। कितने वर्गों में? तो 139 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि दुनिया के कुल क्षेत्रफल में 9.3% भाग विभिन्न उद्योगों के लिए क्या कर दिया गया था? साफ कर दिया गया था। वनोन्मूलन के कारण ये सही हमने बता दिया था। चलिए, थोड़ा सा औपनिवेशिक शासन के दौरान वनोन्मूलन के क्या क्या कारण थे, इसको भी थोड़ा नजर आप मार लीजिए सही बच्चे, कि क्या है नहीं है। आप लोगों ने लिखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। सभी को क्लियर दिखाई दे रहा होगा एकदम ठीक से? चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। सभी को क्लियर एकदम नजर आ रहा है? एकदम क्लियर नजर आ रहा है, बिल्कुल सही। आज किसी चीज की दिक्कत नहीं है। सब बच्चे कमेंट में मुझे बताएंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चे कर रहे कमेंट, यस भैया यस भैया। चलिए, क्लियर है? चलिए, क्लियर है। थोड़ा ऊपर और कर देता हूँ मैं सही बच्चों के लिए, कि ये जो हमने थोड़ा सा छोड़ दिया था, ये सही बच्चों को बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा। वन कानून के प्रभाव आपको पता ही होगा, ये पहले ही हो चुका है हमारा। तो चलिए, इसको दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है नहीं है। वन कानून के प्रभाव पड़े थे। इस कानून के लागू होने के बाद ग्रामीणों की लगभग प्रत्येक गतिविधि, जैसे घर बनाने के लिए लकड़ी काटना, शिकार करना, मछली पकड़ना, पशुओं को चराना, शहद इकट्ठा करना, कंदमूल, फल, महुआ आदि अन्य वनोत्पादन जमा करना आदि गैर कानूनी बन गया हुआ था। यानी कि अब ऐसा हो गया था कि आप लोग जंगल में जा करके और अपनी आवश्यकता की चीज़ों का इस्तेमाल करने वाली जो वस्तुएं हैं उसको आप क्या कर सकते हैं? ले नहीं सकते थे। बिल्कुल सही, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आपको। यानी कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आप है, जैसे कि ग्रामीणों के लगभग क्या हो गया था गतिविधि, जैसे लकड़ी काटना, शिकार करना, मछली पकड़ना, हाँ, पशुओं को चराना, शहद इकट्ठा करना, कंदमूल, फल, महुआ आदि को आप वन उत्पादन को जमा करना क्या बन गया हुआ था? तो गैर कानूनी बन गया हुआ था। याद रखिएगा इन चीज़ों को सही बच्चे। दूसरा हमारा पॉइंट जो था, ये एक आम बात थी कि पुलिस क्या, ये एक आम बात थी कि पुलिस क्या करती थी? ये देखिए गौर से जरा, ये कल भी मैंने बताया था, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम। ये एक आम बात थी कि पुलिस के सिपाही, कौन कौन? सिपाही, पुलिस के सिपाही, वन संरक्षक क्या करते थे?
पुलिस और पुलिस के सिपाही लोग क्या करते थे, लोगों का शोषण करते थे, उनसे मुफ्त भोजन की मांग किया करते थे। जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे वो सब्सक्राइब और लाइक करके जाना ना भूलें। चलिए बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा सही बच्चों को। चलिए थोड़ा और इसमें पता चलता है क्या क्या। ईंधन के लिए अब ये देखिएगा गौर से, ईंधन के लिए लकड़ियों के लिए, ईंधन का मतलब आपको कल ही मैंने बता दिया था कि जलाने की ये वस्तु, ईंधन के लिए जो लकड़ी जमा करने वाली महिलाएं विशेष तौर पर अपनी सुरक्षा के प्रति चिंतित थी। बिल्कुल बात सही है। जो महिलाएं हैं, कौन महिलाएं, वो कहाँ जाती थी, वो जंगल में जाती थी। बिल्कुल सही। क्या करने के लिए जाती थी, तो लकड़ी को जमा करने के लिए जाती थी। किसके लिए, लकड़ी को जमा करने के लिए जाती थी। उनको क्या चाहिए था, उनको सुरक्षा चाहिए था, तो उस सुरक्षा को लेकर के वो क्या थी, चिंतित थी कि उनके साथ कुछ घटना ना घटे। बिल्कुल सही। ये वन कानून के प्रभाव के अंतर्गत आता है। आगे देखिएगा अगला हेडिंग हमारा क्या कह रहा है। सही बच्चे, बिल्कुल इन चीजों को ना दिमाग में फिट कर ले, बिठा ले। लोग अब वनों से लकड़ी चुराने के लिए मजबूर थे। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर जब वन कानून इतना सख्त हो चुका था तो हम अपनी दिनचर्या चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लकड़ी को चुराना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, लोग अब वनों से लकड़ी चुराने के लिए मजबूर थे, और अगर वे पकड़े जाते तो वे वन संरक्षक हो गए। वन संरक्षक का मतलब क्या होता है, कमेंट में बताएं। संरक्षक का मतलब, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, संरक्षक को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइएगा मुझे। इंग्लिश में संरक्षक को क्या कहते हैं, संरक्षकों की दया पर निर्भर थे जो कि उनसे रिश्वत लेते थे। यानी संरक्षक जो जंगल के जो संरक्षक थे, बचाव करता थे, वो क्या करते थे, उनसे अब रिश्वत लेना आरंभ कर लेते थे। सिंपल सी बात है। चलिए आगे अगला हेडिंग देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। इन चीजों को बहुत ही सरलता पूर्वक आप देखिए, तब आपको पता चला कि उस समय क्या क्या घटित हो रहा था, है ना। आगे, मद्रास प्रेसिडेंसी के अनेक चरवाहा और घुमंतु, ये देखिएगा कहाँ के, तो मद्रास प्रेसिडेंसी के अनेक क्या, चरवाहा और घुमंतु लोग हैं, समुदाय, जैसे कि कोरावा, एक नंबर का सवाल आ सकता है। मद्रास प्रेसिडेंसी के घुमंतु और चरवाहे समुदाय का नाम बताए। कोरावा, करचा और येरुकुला, ये तीन समुदाय का याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कोरोवा कहाँ का समुदाय था, घुमंतु समुदाय, करचा कहाँ का समुदाय था, है ना, या तो फिर येरुकुला कहाँ का समुदाय था। तो ये याद रखिएगा, ये मद्रास के थे। कहाँ के थे, एक नंबर के सवाल आते हैं एसएससी के लिए। समुदाय आदि ने अपनी जीविका खो दी, बिल्कुल बात सही है। जीने की जो आशा थी उसको खो दिया। उनमें से कुछ को अपराधी जनजाति कहा जाने लगा। अब एक नंबर का नहीं, दो नंबर का सवाल आता है आपके लिए कि अपराधी जनजाति के नाम से किन किन लोगों को जाना जाता है और वो कहाँ रहते थे। याद रखिएगा, अपराधी जनजाति के लोग किसको कहा जाने लगा या किसको कहा गया। वो कहाँ पे थे, तो मद्रास में थे। उनका जो समुदाय था वो क्या था, कोरावा, करचा, येरुकुला। इनको ही अपराधी जनजाति के नाम से जाना गया। सवाल बना सकते हो, अपराधी जनजाति के नाम से किसे कहा जाने लगा। बिल्कुल सही। इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में कर ले, क्योंकि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं अगला हेडिंग क्या कहता है। अगला देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, और लास्ट तक बने रहे। लास्ट में आपको इसका ऐसा उदाहरण बताऊंगा मैं जिससे आपको पता चला कि क्या क्या जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उन्हें सरकारी निगरानी में फैक्ट्रियों, खानों और बागानों में जबरन काम करना पड़ा। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर जीविका उनका खत्म हो गया, जंगल से लकड़ी नहीं ले सकते थे, गांव में रहेंगे, खेती बाड़ी कर नहीं सकते थे, खेती करेंगे तो उनको अलग टैक्स देना पड़ेगा, तो उनको क्या करना पड़ा, देखिएगा सरकारी, गौर से देखिएगा, सरकारी निगरानी में क्या करना पड़ा उनको, फैक्ट्रियों और खानों में। किसमें, फैक्ट्रियों, खानों में और बागानों में। किसमें, ये तीन चीज। बागानों में जबरदस्ती उनको काम करना पड़ा, क्योंकि जीने के लिए इंसान कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। और यही सच्चाई मौजूद है आज भारत के अंदर, क्योंकि इतनी सारी डिग्रियां प्राप्त करने के बावजूद भी अगर किसी को सरकारी नौकरियां उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो वो रिक्शा चलाने पर मजबूर हो जाता है। अपने परिवार, घर परिवार को चलाने के लिए उसको किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ना पड़ता है। उस समय में भी ऐसा ही था, अपने जीविकोपार्जन करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए उनको कहीं ना कहीं खुद को आत्मसमर्पण करके परिवार को चलाना था। चलिए आगे हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। और सही बच्चे इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक देख ले। सिर्फ इनको लिखने से नहीं होता है, लिखना तो हर किसी को आ जाता है, किंतु इसको समझना सबसे बड़ी बात आती है। चलिए अगला पेज देखते हैं क्या कहता है हमारा। अब देखिएगा,
सभी बच्चों के लिए मैं क्लियर करके दूंगा, आज कोई नेटवर्क प्रॉब्लम इशू नहीं होगा। चलिए, एकदम क्लियर। सही बच्चे बताएं मुझे। तैमूर खान ओके सर, दीपक सिंह ठीक है भैया जी, सुरेश पासवान भाई बहुत अच्छा, प्रिंस कुमार भाई बहुत अच्छा, पीयूष भाई, साकिब भाई, आकाश कुमार बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे और भी बच्चे हैं जो कि जुड़े हुए हैं। बिल्कुल क्लियर सही बच्चों को दिखाई दे रहा है? हाँ में जवाब दीजिएगा, क्लियर दिखाई दे रहा है सही बच्चों को? ओके ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया, डाइट्रिच, क्या है ये, डाइट्रिच ब्रैंडिस नामक एक जर्मन विशेषज्ञ को स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगलों को नष्ट होने से बचाने के लिए नियुक्त किया। अब ये क्या कौन था, तो एक एक नंबर का सवाल याद रखेगा। अंग्रेजों ने किसको नियुक्त किया, डाइट्रिच, डाइट्रिच बैंड्रिस। ये कौन थे, तो एक जर्मन के थे। ये कहां के थे, ये एक नंबर का सवाल, डाइट्रिच बैंड्रिस कहां के थे, तो जर्मन के थे। चलिए दिखाई दे रहा है सही बच्चों को? हाँ आगे, डाइट्रिच बैंड्रिस क्या थे, तो वो विशेषज्ञ थे। क्या थे वो, विशेषज्ञ थे। इसको भी टिक मार दीजिएगा। हाँ, और वो कहां के थे पता चल गया, क्या थे पता चल गया, किसने नियुक्त किया था, अंग्रेजों ने नियुक्त किया था। बिल्कुल सही। और स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारी द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगलों को नष्ट होने से बचाने के लिए उनको नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, उनको क्या किया गया था, जंगलों को बचाने के लिए उनको नियुक्त किया गया था। डाइट्रिच बैंड्रिस को भारत का पहला महानिदेशक बनाया गया था। ये एसएससी और यूपीएससी में सवाल आता है, एसएससी और यूपीएससी के लिए ज्यादातर सवाल आता है। डाइट्रिच ब्रैंडिस भारत का पहला वन महानिदेशक बनाया गया था। एक नंबर का सवाल, भारत का पहला वन महानिदेशक कौन था, तो वो थे डाइट्रिच बैंड्रिस थे। और बैंड्रिस ने सन 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी। ये यूपीएस एसएससी के लिए सबसे मेन सवाल है ये, और बच्चों के लिए भी, 9th वाले बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी, तो 1864 में। कब की गई थी, 1864 में की गई थी। हाँ, और 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया था। एक नंबर का सवाल ये भी आ जाता है यूपीएससी और एसएससी के लिए। 1865 में सबसे पहले क्या किया गया था, भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध किया गया था। किसके द्वारा, तो डाइट्रिच बैंड्रिस के द्वारा। ये सही बच्चे याद रखें, ये सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, आपके क्वेश्चन मार्क में भी आ सकता है टिक मारने के लिए। वन विनाश के कारण, अब देखिएगा, वन विनाश, विनाश का हिंदी दूसरा शब्द क्या होता है, विनाश का मतलब, सही बच्चे कमेंट बताएं मुझे, विनाश का दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या होता है। विनाश के कारण प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जगत, वन्य जीव जगत यानी जीवों के रहने वाला जो जगह है वो की विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही थी। बिल्कुल बात सही है। अगर हम पेड़ों को काटते जाएंगे, अगर हम पेड़ों को काटते जाएंगे, चलिए बहुत सारे बच्चे, अच्छा अच्छा भैया हमारा नाम भी बोल दीजिए। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। विशाल भाई भी हैं, ओहो, चलिए अच्छा लगा मुझे कि सही बच्चे जुड़े हुए हैं। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, आज बच्चों ने तो भरमार लगा दिया हुआ है कि हमें भी सीखना है, हमें भी सीखना है। तो चलिएगा, लुप्त होते जा रही थी। और वर्ष 1878 के वन अधिनियम, एक नंबर का सवाल, वन अधिनियम के द्वारा वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। एक नंबर का सवाल, वनों को 3 श्रेणियों में कब बांटा गया, कौन से अधिनियम के द्वारा बांटा गया, तो वर्ष 1878। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें आप लोग, 1878 की 3 श्रेणियों में जब उनको बांटा गया था। चलिए थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ सही बच्चों के लिए, आगे क्या कहता है आपका सपोर्ट मटेरियल, इस चीज को ध्यान में रखें। और कितने उत्सुक हैं बच्चे, चलिए
सबको क्लियर दिख रहा है सही बच्चों को? हाँ भाई मुझे भी क्लियर दिख रहा है, तो सही बच्चों को क्लियर ही दिखेगा। चलिए, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और ग्रामीण वन देखिएगा, यानी ये 3 भागों में जो बांटा गया था वो था पहला आरक्षित वन, सुरक्षित वन और ग्रामीण वन। सर्वोत्तम वन, उत्तम वन और सामान्य वन। तो देखिएगा, सर्वोत्तम का सबसे ज्यादा उत्तम, उत्तम बीच में और सामान्य वन, यानी कि भारत के लोगों को इन 2 वनों में जाने की मनाही थी, याद रखिएगा। ग्रामीण, अब देखिएगा आरक्षित सर्वोत्तम वन में ग्रामीण किसी भी संसाधन का उपयोग नहीं कर सकते। देखिए सीधा सीधा बात आ रहा है, ग्रामीण वन संसाधन अनुमति से उपयोग में ला सकते थे, यानी कि बिना अनुमति अगर उत्तम वन में आप गए तो दंडित किया जाएगा। और ग्रामीणों को सामान्य वन यानी वन संसाधनों का उपयोग अनुमति के साथ था, यानी कि सामान्य वन में आप जा सकते हो, यहाँ से किसी भी चीज को आप ला सकते हो, उससे कोई आपत्ति। डाइट्रिच ब्रांडिस द्वारा जंगलों के प्रबंधन के लिए सुझाव कौन कौन से थे? देखिएगा, और ये 1 नंबर का सवाल ये आ सकता है कि 3 अधिनियम कौन कौन से थे? तो आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण, याद रखिएगा। चलिए, अब इसमें थोड़ा ऊपर करते हैं हम। डाइट्रिच ब्रांडिस द्वारा जंगलों के प्रबंधन के लिए कौन कौन से सुझाव दिए गए थे? देखिएगा, पहला, लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना। संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचावा। क्या होता है? बचावा। ये किसने बोला? तो डाइट्रिच ब्रांडिस ने बोला। क्या बोला? कि लोगों को संरक्षण विज्ञान, विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको पता ही है, यानी कि जंगल की जो साइंस है उसको क्या करना है, हमें लोगों को जानकारी देना है। ओके। दूसरा, वन संपदा। संपदा का मतलब क्या होता है? जंगल की, वन का मतलब जंगल, संपदा मतलब जंगल की संपत्ति। क्या होता है? संपत्ति। जंगल की संपत्ति के उपयोग संबंधी नियम तय करना होगा, यानी जंगल की जो संपत्ति है उसको उपयोग करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक नियम यानी कि कानून बनाना होगा। क्या होगा? कानून बनाना होगा कि हमें जंगल से किसी भी चीज को अगर उपयोग में लाना है तो उसके कानून के तहत ही हमें लाना होगा। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने पर पाबंदी लगा दी। ये तो बिल्कुल यानी समझ लीजिए नकारात्मक प्रभाव पड़ा इसमें तो भारत के लोगों ऊपर। पेड़ों की कटाई ये तो मान सकते हैं, चलो पेड़ों की कटाई अच्छी भी है कि पेड़ों की कटाई किसी पे नहीं होना चाहिए, किसी भी जंगल का नहीं होना चाहिए, वो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, पेड़ों की कटाई नहीं होना चाहिए। किंतु जो पशुओं को चराने पर जो पाबंदी लगाई गई थी इसके खिलाफ हूं मैं, इसके खिलाफ हूं मैं, क्योंकि पेड़ों की कटाई तो मान सकते हैं, वो जरूरी भी है, पेड़ों को काटना रोकना बिल्कुल जरूरी भी है, किंतु जो पशुओं को चराना है वो उस पर पाबंदी जो लगाया गया था वो उनके अपने वर्चस्व के ऊपर लगाया गया था। चलिए आगे हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं। तो ये था हमारा डाइट्रिच ब्रांडिस द्वारा जंगलों के प्रबंधन के लिए सुझाव। आगे हम कहते हैं कि लोगों के जीवन पर वन कानूनों के प्रभाव, इसको बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समझना है आप बच्चों को कि लोगों के जीवन पर इस कानून का क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ा? मछली पकड़ना गैर कानूनी हो गया। आजकल भारत में मछली पकड़ना छोटे छोटे बच्चे जाकर के पकड़ते हैं, लेकिन उसका भी एक कानून बनाया गया हुआ है, अलग से संरक्षण दिया हुआ है कहाँ पकड़ना है। लेकिन आज देहात इलाकों में आप देखिएगा छोटे छोटे बच्चे थैली भर मछली पकड़ के लाते हैं, उनको कपड़े उतार कर उन तालाबों में जाना बहुत ही ज्यादा आनंददायक लगता है। और मैं भी एक बार मछली पकड़ने गया हुआ था, उसकी कहानी तो अलग है, किंतु उनको जो मन में एक खुशी दौड़ती है कि हम भी मछली पकड़ने जाएंगे, यानी कि समझिए कि मछली पकड़ने की जो खुशी होती है ना, एक प्रकार से बच्चों के अंदर उत्सुकता लाती है, हम भी जाएंगे छोटी मछली बड़ी मछली पकड़ने के लिए, उत्सुकता होती है एक प्रकार से।
ठंडी हो रही है बच्चों, घर में ही रहें ज़्यादा से ज़्यादा। और शिकार करना, अरे वाह, सभी भाई कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं। सुरेश भैया हम पहले मछली पकड़ना हम जानते हैं। ओहो, मछली पकड़ना आप जानते हो भाई, बहुत अच्छा लगा। मछली पकड़ना एक कला हो सकता है, बिल्कुल सही, मछली पकड़ना एक कला हो सकता है। हर किसी के हाथ में नहीं आती है मछलियाँ, ये कला होती है। बिल्कुल बात है। कुदरत भाई भी हमारे जुड़े हुए हैं। ओहो, बड़ा देर के बाद दिखाई दिए कुदरत भाई हमारे। ओहो, मछली पकड़ना भी एक कला है, पशुओं को चराना गैर कर। ओहो, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वन कानून देखिएगा, मछली पकड़ना भी गैर कानूनी, शिकार करना भी गैर कानूनी हो गया। अरे भाई, शिकार करना तो हमारे भारत में आज भी गैर कानूनी है। वैसे करना नहीं चाहिए शिकार, हर एक जीव का अलग ही महत्व है। वनों में रहने वाले समुदाय को वनों से बेदखल निकाल कर, बेदखल का मतलब क्या होता है? निकालना, निकाल दिया गया, यानी कि जो हमारी संस्कृति थी, हमारी पहचान थी। अर्थ ये कहता है कि भारत के असली निवासी कौन है, तो वो जंगल में रहने वाले समुदाय ही भारत के असली निवासी हैं, ऐसा माना जाता है इतिहासों के द्वारा। आगे कह रहा है कि कंदमूल फल इकट्ठा करना गैर कानूनी होगा। ये सारी चीजें गैर कानूनी कर दिया भाई आप लोगों ने। तो पशुओं को चराना भी गैर कानूनी कर दिया गया। ओहो, ये प्रभाव पड़ा है जीवन में। लकड़ी काटना गैर कानूनी हो गया, जबकि उस समय के जो हमारे भारत के निवासी थे, उन्हों के घर में क्या था? चूल्हा था, होता करता था, चूल्हा हुआ करता था, उसी के ऊपर वो क्या बनाया करते थे? खाना बनाया करते थे। तो उसके लिए क्या उपयोग में लाया जाना चाहिए? लकड़ी। और उसको भी आपने क्या कर दिया? गैर कानूनी बना दिया। चलिए थोड़ा सा आगे करता हूँ, जो प्रभाव है, एक और बहुत सारी चीजें बाकी है, तो इसको भी जानते। ये तो याद रखिएगा, ये लिख भी लीजिएगा सही बच्चे। थोड़ा ऊपर कर देता हूं कि आपको और भी दिखाई दे दे। एक और है, ईंधन की लकड़ी एकत्र करने में महिलाओं का असुरक्षित महसूस करना। असुरक्षित, असुरक्षित यानी आज भी दिल्ली चाहे मुंबई चाहे कोई सा भी शहर हो, किसी की भी सरकार हो, सरकार कोई सा भी हो, लेकिन आज भी महिलाएं असुरक्षित है। अगर मेरा वीडियो सरकार के पास जा रहा है तो उनसे एक निवेदन है हाथ जोड़ करके कि सबसे पहले महिला सुरक्षा के बारे में काम करें। वही हमारे देश की सब कुछ हैं, और हम भी पैदा उन्हीं से हुए हैं सर। एक माँ के द्वारा ही हम भी इस दुनिया में आए हुए हैं। तो इस चीज को ध्यान में रख करके आप लोगों से विनती है कि महिला सुरक्षा पर कानून जरूर बनाएं। चलिए आगे, पुलिस व वन चौकीदारों द्वारा लोगों को तंग कर। ओहो, किसके द्वारा? पुलिस द्वारा, चौकीदारों द्वारा क्या किया जाता था? लोगों को तंग किया जाता था। देखिए, बहुत बेकार होता था ना। अगला है आपका, घुमंतू खेती पर रोक हो गया। जैसे हमारे देश में घुमंतू चरवाहे हुआ करते थे, वैसे घुमंतू खेती, घूम घूम करके लोग खेती किया करते थे। तो आप देख सकते हैं इस सब पे रोक लग गया हुआ है। चलिए अगला पेज देखते हैं, इसके ऊपर करके नहीं है। चलिए, घुमंतू कृषि व्यवस्था के चरण। सही बच्चों को क्लियर दिखाई ना दे तो हाँ या ना में जरूर जवाब दे, क्योंकि मैं बच्चों के लिए हूँ, बच्चों हमारे लिए हैं। याद रखिएगा, मैं बच्चों के लिए हूँ, बच्चे हमारे लिए हैं, वही तो इस देश के भविष्य हैं। क्लियर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है ना। चलिए, घुमंतू कृषि व्यवस्था के चरण को जानते हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है? जंगल के कुछ भागों को काटा व जलाया गया। बिल्कुल ही गलत किया गया। घुमंतू कृषि व्यवस्था के चरण को निम्नलिखित बताएं। निम्नलिखित करके आप बता सकते हैं। जंगल के कुछ भागों को काटा व जलाया गया। दूसरा, मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए गए। यानी कि जो जलाया गया और जो राख बचा हुआ था, क्या बचा हुआ था? जो राख बचा हुआ था वो क्या बनने के लिए? खाद बनने के लिए तैयार था, है ना। और उसमें क्या कर दिया गया? बीज को बो दिया गया। अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती थी, बिल्कुल सही। इस स्थान पर 2-3 साल खेती की जाती थी। यानी एक स्थान पे कितने साल तक? 2 से 3 साल तक खेती की जाती थी। फिर इस व्यवस्था को 12 या 18 वर्ष तक छोड़ दिया जाता था। यानी इतना समय छोड़ दिया जाता था जिससे इसमें क्या हो? हाल आ जाए खेतों में, कृषि दोबारा उत्पादन करें,
के लिए। फिर वो जंगल के अन्य भाग स्थान पर चले जाते थे, बहुत अच्छा होता था, और वहां पे खेती करना स्टार्ट कर देते थे। चलो ये याद रखिएगा। कितना आसान कर दिया हुआ है बच्चों के लिए, बिल्कुल ही आसान कर दिया हुआ है कि बच्चे आसानी से अपने परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। इसके लिए देखिए, जॉर्ज यूल, अब देखिएगा, जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने अकेले 400 बाघों को मारा था। भारत के अंदर आज बाघों की कमी है, आज भारत के अंदर बाघों की कमी है, किंतु एक नाम याद रखें, जॉर्ज यूल नामक, कौन था वो? अंग्रेज अफसर था। कौन था वो? अंग्रेज अफसर था। अंग्रेज अफसर था जिसने कितने 400 बाघों को मारा था। इन वन कानूनों के विरोध में कई विद्रोह भी हुए, जिनमें प्रमुख कौन कौन से थे? एक तो संथाल विद्रोह, एक नंबर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल। विद्रोह कब हुआ? 1855 से 1856 तक। कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह। दूसरा, मुंडा विद्रोह, याद है? मुंडा किनके नाम से जाना जाता था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, देखिए, मुंडा विद्रोह 1898 से 1899 तक हुआ था। रंपा विद्रोह, नाम भी नहीं सुना होगा बच्चों ने, नाम भी नहीं सुना होगा आप लोगों ने। रंपा विद्रोह, अब देखिएगा, साधु और कानू दोनों ने मिलकर के किया था। संथाल, यानी कि अब थोड़ा सा छोटा कर देता हूं बच्चों के, हाँ, चलिए, अब देख सकते हैं सिद्धू और कानू, संथाल परगना झारखंड में हुआ था। एक नंबर का सवाल। मुंडा विद्रोह 1898 से 1899 में हुआ था, वो बिरसा मुंडा जी के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? हाँ, छोटा नागपुर झारखंड में ही हुआ था। अगला, रंपा विद्रोह 1922 से लेकर के 1924 तक हुआ था। अल्लूरी सीतारमन, हाँ, जो आंध्र प्रदेश के थे, उनको राजू ने किया था। उनका शुभ नाम है राजू। आगे बस्तर का है, 1908 से लेकर के 1910 तक हुआ था। इसको देखिएगा, गुंडाधुर, यानी बस्तर छत्तीसगढ़ में ये विद्रोह हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल इनमें है, इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले ले और सभी बच्चे कर ले, जिससे बच्चों को आसानी हो करने में एक एक नंबर के सवाल। सीबीएसई क्या करता है ना, सभी सवालों के लिए ना एक प्रकार का छोटा सा फॉर्मूला देता है, जिसे कहते हैं सपोर्ट मटेरियल। सीबीएसई ध्यान रखता है सभी चीज़ों का, क्योंकि अगर जो बच्चे 9th 10th अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं ना, ज़्यादातर मैथ और साइंस और एसएसटी, आगे चल के कंपटीशन के लिए उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को याद करके, फॉर्मेट्स बना करके ना, बच्चे आगे कंपटीशन की तैयारी करना आरंभ कर देते हैं। चाहे वो आईपीएस हो या आईएएस हो, वो सीधा कहते हैं, क्या कहते हैं, कि सीबीएसई की बुक्स को निकालो, पढ़ो, एक एक चीज़ को अलग करो, सन अलग करो, कब कहाँ हुआ, यही चीज़ों को आज खान सर भी बताते हैं कि अगर छठी से लेकर के 12वीं तक आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लिया होता तो मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। ये बात सच्चाई है ना, बिल्कुल सही। छठी से लेकर के 12वीं तक बच्चे अगर ठीक तरीके से पढ़ ले तो उनको पढ़ने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है, बिल्कुल सही। चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं। चलिए, बस्तर के कुछ गांवों को आरक्षित वनों की श्रेणी में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई करेंगे। यानी कि कुछ गांव को उसमें रहने दिया गया, इसलिए रहने दिया गया कि वो सिर्फ किसके लिए? वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का मुफ्त में काम करेंगे। यानी जो चाहे अंग्रेज सरकार कर सकती है। यानी कि वे विभाग के लिए पेड़ों की कटाई मुफ्त में करेंगे और जंगल को आग से बचाएंगे। बाद में इन गांवों को वन ग्राम कहा गया। एक नंबर का सवाल, वन ग्राम किसे कहा गया? चलिए, वन ग्राम किसे कहा गया, ये सवाल आ सकता है। और इतना ही, वन ग्राम किसे कहा गया? चलिए,
1 ग्राम किसे कहा गया, तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। और कल हम पढ़ेंगे बस्तर के लोगों के बारे में। किसके बारे में? बस्तर के लोगों के बारे में कल हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगा बच्चे, मुझे बहुत साथ दिए हैं और ऐसे लग रहा है कि आगे बच्चे थोड़ा नाखुश हैं। तो चलिए मैं इस अध्याय को यहीं पे थोड़ा सा रोकता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कल ही बच्चे हमसे जुड़े रहेंगे। चलिए, एजुकेशन पॉइंट को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें सभी बच्चे।